नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी ट्रिक्स जिससे हम अपना पेपर अच्छा करेंगे। यूनिवर्सिटी में कौन से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली 6 सेमेस्टर के लिए होने वाला है, बीएससी नर्सिंग के लिए। और अब मैं आपको वन बाय वन सारा कुछ बताऊंगा कि पीडियाट्रिक्स में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको किस तरीके से पेपर को मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपके पेपर में नंबर सबसे अच्छे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो पीडिया देखिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हमें पढ़ने का मन भी करता है और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी है इसमें। बट कहीं न कहीं भई ये वास्ट होता जाता है डिजीज़ पोर्शन पे। क्या है कि मैं बताऊँ आपको कि इसमें जितने-कितने भी यूनिट्स हैं सब छोटी-छोटी, लेकिन इसमें एक यूनिट है जो बहुत बड़ी है, वो है डिजीज़ वाली। तो डिजीज़ वाली को ये समझ लो कि अलग से करना और बाकी सारी चीज़ों को अलग से करना। तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी कि एक डिजीज़ वाली पीडिया, एक बिना डिजीज़ वाली पीडिया। बिना डिजीज़ वाली को हम नियोनेटोलॉजी और न्यूबॉर्न के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब हालाँकि मैंने यहाँ यूनिट 1 से चालू किया, हम देखते हैं वन बाय वन क्या-क्या पढ़ना है, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊँगा। जो इम्पोर्टेंट वाली है वो तो ज़रूरी पढ़नी है, बाकी इन सब चीज़ों को अगर आप एक बार रिव्यू कर लेते हो, तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इनसे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में कुछ ही नहीं होता, बस इंट्रोडक्शन होता है और उस इंट्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पढ़ना चाहे, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन पढ़ लो। राइट ऑफ चिल्ड्रन करके एक टॉपिक है, वो पढ़ लो। बाकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है खास कि आपको फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड, द हेल्दी चाइल्ड, जिसके अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अच्छी खासी एक डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है? आनी ही चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तीनों मिला के इधर-उधर करके एक सवाल आ जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो मैं बोलूँगा इरेक्शन की थ्योरी पढ़ लो, एक्स्ट्रा में है ये। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वन ऑफ द मोस्ट, छोटा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो छोटा सा ही है, 10-12 स्टेप ही है इसमें बट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले के बारे में पढ़ लेना, गेम के बारे में पढ़ लेना, इतना कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अगर ओवरऑल बताऊँ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का टॉपिक आपको आना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको आना चाहिए और बीएफएचआई नाम का एक छोटा टॉपिक आपको आना चाहिए। देन अगली यूनिट में चलते हैं जहाँ पे हम नर्सिंग केयर ऑफ नियोनेट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल जो पीडियाट्रिक्स है वो यहाँ से ही चालू हो रही है, जहाँ पे हम नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से तो क्या होता है कि एक पक्का क्वेश्चन आना होता है, एक बड़ा सवाल आना होता है और उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, भाई जैसे बेबी जस्ट पैदा हो गया है उसके बाद हमें कौन सी केयर देनी है उसके स्टेप पूछ लेते हैं। अब कई बार जब बच्चा रोता नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तब हमें रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला टॉपिक इसी पे ही होता है, नियोनेटल रिससिटेशन। हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है, बट इम्पोर्टेंट है। देन अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। देन कंगारू मदर के, हाइपोथर्मिया, सीज़र, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अब इन सब में से अगर आपको इन इस यूनिट के टॉपिक्स में से आपको कवर करके बताऊँ, तो क्या-क्या आपको पढ़ना है? फिक्स पढ़ना है, देखो केएमसी, कंगारू मदर केयर के बारे में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ लेना। एक ध्यान रखना, 2 नंबर या 1 नंबर का छोटा सवाल, हाइपोथर्मिया या कोल्ड स्ट्रेस नाम से एक डेफिनेशन ध्यान रखना। सीज़र के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आरडीएस इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं डबल हाइलाइट कर देता हूँ। देन एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडरेटली लंबे टॉपिक है, ज़्यादा बहुत बड़ी इनमें डिटेल्स नहीं होती है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और लो बर्थ बेबी का मैनेजमेंट भी लगभग इसके सेम ही होता है। जो प्री टर्म बेबी होता है उसके थोड़ा बहुत आस-पास कुछ स्टेप चेंजेस होते हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 4th यूनिट आती है आईएमएनसीआई। अब ये एक ऐसी यूनिट है, या तो आपको एक पूरा सवाल देगी, बड़ा सवाल देगी, या बिल्कुल ही नहीं देगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आप डेफिनेशन पढ़ लो आईएमएनसीआई की, उसकी फुल फॉर्म पढ़ लो, उसके प्रिंसिपल गोल पढ़ लो, एक मैनेजमेंट पढ़ लो डायरिया का। डायरिया नाम की डिजीज़ है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है वो पढ़ लो, बहुत है आईएमएनसीआई में, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी। एक इसमें क्या होता है, आईएमएनसीआई में अगर आप गूगल पे जाओगे, तो एक बड़ा-सा चार्ट, फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर वो फ्लो चार्ट आपको डिटेल में थोड़ा याद है, तो इस पूरी यूनिट को आप अच्छे से लिख सकते हो। आईएमएनसीआई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बट आप यूट्यूब पे जाओ, आईएमएनसीआई सर्च करो, 10-15 मिनट का एक लेक्चर देखो, पूरा यूनिट आपका कवर हो जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि भई कई बार ऐसा होता है कि एक आईएमएनसीआई का सवाल आ जाता है, तब हम क्या करते हैं कि अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा एलॉबरेट करके लिखते हैं, तो हमारे काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। अब यहाँ से ही बीमारियाँ चालू हो जाती है, यूनिट 5 से। अब हालाँकि जो पीडिया का पार्ट 1 है उसमें कुछ आधी बीमारियाँ दे रखी है, आधी पार्ट 2 में दे रखी है। अब बीमारियों से रिलेटेड क्या होगा कि जितने भी डिजीज़ पोर्शन है पीडिया का, उसमें से 2 सवाल पक्का आते हैं, 2 बड़े सवाल आते हैं और एमसीक्यू तो ज़्यादातर डिजीज़ से ही बनने वाले हैं। तो देखो, इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अगर मैंने यहाँ पर्टिकुलर सिस्टम वाइज़ डिसऑर्डर लिख रखे हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर देखें तो टीईएफ, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़।
हर्नी आप देख लेना क्या होता है। क्रूप छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। टॉन्सिलाइटिस देख लेना, एक छोटा टॉपिक कई बार पूछ लेते हैं, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस में डिफरेंस बताओ, थोड़ा सा पढ़ लेना। न्यूमोनिया एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़े में पढ़ लेना। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो दो ही डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीईएफ और न्यूमोनिया। उसमें भी टीईएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारियों की बस डेफिनेशन देख लेना। एमएसएन में जैसे देखते हो ना छोटी छोटी इटियोलॉजी, वो सब देख लेना। अस्थमा थोड़ा सा पढ़ लेना, एमएसएन में है वही है, लगभग सेम है। एंडोक्राइन में बात करें तो जेडीए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक आप देख लेना। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, इतना कुछ खास नहीं है। एक अगली एक और यूनिट दे रखी है, चाइल्डहुड इमरजेंसी। आप बस नाम पढ़ लेना कि कौन कौन सी चाइल्डहुड इमरजेंसीज होती है, कि भाई बच्चा डूब जाता है, बर्न हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप इजीली इसमें लिख सकते हो। तो इसके टाइप क्या होते हैं बस ये देख लेना। अब अगला पोर्शन अपना चालू हो जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2। और यहाँ पे डायरेक्ट अपना डिजीज पोर्शन है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हम डिजीज से बात करते हैं, जिसमें हम कंजेनाइटल डिजीज को दो पोर्शन में पढ़ते हैं। एक होती है असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दूसरी होती है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब असाइनोटिक में कौन कौन से, देखो मैंने आपके लिए क्लासिफिकेशन भी लिख दिया, एचडी, वीएचडी, पीडीए, टीओएफ और देन साइनोटिक वाली सारी है। ठीक है। अब देखो इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेना कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप क्या है, इसमें कौन कौन सी टेबल है, साइनोटिक कौन सी होती है, असाइनोटिक कौन सी होती है। अब साइनोटिक के अंदर एक टीओएफ करके है, टीओएफ, उसको जरूर पढ़ लेना, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब फिर भी अगर कोई बंदा है जिसको भाई टॉपर बनना है तो एएसडी वीएसडी पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। हाँ, अगली एक डिजीज जरूर हार्ट से रिलेटेड है, वो पूछते हैं, उसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, जो आपकी इस हार्ट वाले पोर्शन में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो हमें डबल हाईलाइट करना पड़ेगा, ट्रिपल हाईलाइट करना पड़ेगा, रोमेटिक हार्ट डिजीज को, फिर टीओएफ को डबल हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है। अगले हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में पढ़े तो जब भाई कभी भी बड़ा सवाल नहीं आएगा इनमें से, छोटा सवाल आता है। वो भी क्या आता है, देखो हिमोफीलिया पूछ सकता है, थैलेसीमिया क्या होता है वो पूछ सकता है, एनीमिया क्या होता है ठीक ठाक पूछ सकता है, इतना कुछ वो नहीं है। ल्यूकीमिया पूछ सकता है, हॉस्किंग एंड नॉन हॉस्किंग लिम्फोमा के बारे में पूछ सकता है। बट इसमें से मैं आपको बोलूंगा, आप सिर्फ थोड़ा ल्यूकीमिया को और थैलेसीमिया को और हिमोफीलिया को, इन तीन डिजीज को थोड़ा देख लेना बारीकी से। बाकी सारी देखने की इतनी जरूरत नहीं है। बाकी सारी डिजीज को थोड़ा थोड़ा आप बस एक बार पढ़ लेना कि भाई इनमें है क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है, एनीमिया किसकी वजह से होता है, हॉस्किंग और नॉन हॉस्किंग लिम्फोमा में फर्क क्या है। अगला है जीआई सिस्टम का डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बड़ा सवाल भी आ जाता है। इसमें से पहला ही जो इंपॉर्टेंट डिजीज है, पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सीएचपीएस, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। दूसरी जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वासियोरकर और मेरेस्मस आते हैं। तो अगर कोई पूछे मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा सेम या पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दूसरी इंपॉर्टेंट पाइलोरिक स्टेनोसिस। फिर आपको कौन कौन सी पढ़नी है जो नॉर्सेट वगैरह में पूछते रहते हैं, जैसे हेस्पॉन्ग डिजीज। एक कई बार छोटा टॉपिक क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट पैलेट का आ जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। बाकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह इनकी डेफिनेशन देख लेना, एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेना, इतने ज्यादा नहीं पूछा है। अगला एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जिससे बड़े सवाल आते हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें से नेफ्रोटिक सिंड्रोम लगभग लगभग हर बार बड़ा सवाल आ जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ साथ देखो विम्स ट्यूमर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये दोनों छोटे सवाल के हिसाब से पढ़ लें। एपिस्पेडियास देख लेना क्या होता है, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर देखना चाहो तो देख लेना, वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेना बस कि भाई मैं आपको ये इसलिए लिख के दे देता हूँ ताकि आपको पता तो चले हमारे सिलेबस में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़े से फेमस टॉपिक है, जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं यार जो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए मुझे ये टॉपिक बताने पड़ते हैं, लेकिन जो मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूँ भाई, उनको जरूर पढ़ लिया करो, उनमें से सवाल बनते हैं। आपका मतलब 70% पेपर तो इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट से आ जाएगा, और इस पेपर से तो कभी बाहर नहीं जाएगा, आपका 100% पेपर यहीं से रहेगा। देन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे स्पाइना बाइफिडा है ना, जो मेनिंजियोसील और मेनिंजियोमायोसील है, तो स्पाइना बाइफिडा का बड़ा सवाल भी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, आपके 3-4 बार मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अगला है हाइड्रोकिफिलस, कभी कभी पूछ लेते हैं। मेनिंजाइटिस हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाएगा। मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल पाल्सी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या होता है। ऑर्थोपेडिक के डिसऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्लब फुट हिप डिसलोकेशन के अगर कोई टर्म्स हो देख लेना क्या होते हैं, बाकी इतना कुछ ज्यादा नहीं है। ईएनटी में से भी ज्यादा कुछ पूछते नहीं, ओटाइटिस मीडिया डर्मेटाइटिस क्या होता है देख लेना। कम्युनिकेबल डिजीज में भाई ऑल लिस्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज है, ये जो मिजल्स है, मम्स है, इन सब की लिस्ट देख लेना, इनकी डेफिनेशन देख लेना, इनके साइन एंड सिम्टम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन
अगर कोई डेंगू फीवर के बारे में पढ़ रहा है, कम्युनिटी है, इसमें पढ़ा होगा, टाइफाइड वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट होकर क्वेश्चन देते हैं, तब ये सब पूछते हैं, वरना ये सब नहीं पूछते, बस लिस्ट पूछ लेते हैं। अगली एक लास्ट यूनिट बची है, बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस। इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बना लेना, कितने बिहेवियर डिसऑर्डर है, क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है, अच्छी खासी कोई पीपीटी देख लेना गूगल पे, और कोई 2 डिजीज को एक्सप्लेन करके पूछ लेता है, और उसमें भी 2 डिजीज मैं आपको बोलूंगा, पाइका, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और ऑटिज्म। इन 3 को थोड़ा सा अच्छे डीप में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, काम हो जाएगा। फिर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वेल बेबी क्लिनिक कभी कभी पूछा गया, देख लेना। पीडियाट्रिक में ट्रेंड्स क्या होते हैं वो देख लेना। अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है वो। एक और टॉपिक बता देता हूँ भाई, अपगार स्कोर, क्योंकि कई बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर आपने अपगार स्कोर तो बताया ही नहीं। देखो अपगार स्कोर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो न्यूनेटल रिससिटेशन का पार्ट है, इसलिए मैं अलग से भी बता रहा हूँ और उसमें भी आ जाता है। तो ये है। बाकी ओवरऑल पीडियाट्रिक्स आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। अब पीडिया में कुछ हम टिप्स लिख लेते हैं, क्योंकि भाई आप सेमेस्टर के बच्चे हो, पीडियाट्रिक का पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले सीखना नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट इन पीडियाट्रिक्स। और मैंने ना एक पुराना वीडियो डाल रखा है भाई, जिसमें मैंने बहुत ही बेस्ट नंदा के तरीके से, कैसे बेस्ट तरीके से आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हो वो बताएं, जो आइडियल तरीका है। उसको आप फॉलो कर लोगे, उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स भी बताए हैं कि आप ऐसे ऐसे लिख दिया करो, आपका काम हो जाएगा भाई, ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। उस वीडियो को थोड़ा सा ढूंढना, लाइव या इस वीडियो वाले सेशन में है, और उसको देख लेना, आपका काफी काफी हेल्प हो जाएगी। देन दूसरा सिस्टम क्या है भाई, कि नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद दूसरा देखो, पीडिया में ना फ्लो चार्ट और क्यूट चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे भाई हम तो लड़के हैं, ये क्या क्यूट चार्ट वगैरह। देखो भाई करना पड़ता है, तुम्हें नहीं आता है और ये दिखाना है कि आता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे झरोखे बनने चाहिए, क्योंकि महलों में जब झरोखे होते हैं तभी महलों की सुंदरता दिखती है। वरना खाली दीवारें देखोगे तो वो फिर खाली दीवारें ही दिखेगी। खाली दीवारों का मेरा मतलब है कि अब जब आप भी खाली ऐसे सीधा सीधा लिखते जाओगे तो आपको एग्जामिनर इतना नंबर नहीं देगा, भले आपका कंटेंट कितना ही अच्छा हो। चीजें ना अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि जब मैं कॉपी देखूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि कुछ चीजें मेरे को ध्यान खींच रही है, ठीक है। अब क्या तरीका होता है इनका, जैसे मान लीजिए ये अपना एक यूनिवर्सिटी की कॉपी का पेज है, कहीं पे कोई अच्छी बात याद आई भाई, हर चीज की एक तो हेडिंग है, वो अच्छी सी बॉक्स में पैक करके या अंडरलाइन करके या स्टार बना के लिखा करो। ज्यादा कोशिश किया करो 2 पेन काम में ले लो। हमेशा फ्लो चार्ट बनाया करो। फ्लो चार्ट 4-5 तरीके के होते हैं भाई। कभी बादलों वाला फ्लो चार्ट बना दिया आपने, ठीक है, बादलों वाले फ्लो चार्ट बना दो कहीं पे, और फिर यहाँ तीर भी लगा दिया करो ऐसे, ठीक है। अब फिर इन फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया करो। कहीं पे बॉक्सी डिजाइन में फ्लो चार्ट बना दिया करो, ठीक है, ऐसे बॉक्सी डिजाइन में, ठीक है। आपको जहां जैसे लगता है आप सुटेबल है वैसे यूज कर लिया करो। कहीं पे गोले वाले फ्लो चार्ट बना दिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए सोचता है कि भाई इस बंदे ने अलग काम किया है, ठीक है। अब कहीं पे आप मान लो आपको लगता है कि 4-5-6 लाइनें लिख दी है, बहुत ज्यादा भर गया है, तो आप कोई छोटी लाइन को स्पेशल इस बॉक्स में कैद कर दो, ठीक है, उसमें 2-3 आइटम वर्ड लिख दो, ठीक है। मुझे पता है ज्यादा कई बार इंग्लिश का इश्यू आता है, तो तुम हेडिंग सब हेडिंग को बस थोड़ा अच्छे से लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। हमेशा ध्यान रखना, एक छोटा सा सिंपल रूल ध्यान रखना, कोशिश किया करो 7 या 8 लाइनों से ज्यादा कभी लगातार लाइनें मत लिखा करो। इनको भी पैराग्राफ में लिखा करो। 7 या 8 लाइन से बड़ा कोई पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। हर साल हर पेज पे, मतलब अगर आपके ये 2 पेजेस हैं, इस 2 में से हर एक पेज पे लगभग लगभग एक फ्लो चार्ट तो होना चाहिए। अब आप कैसे बनाओ फ्लो चार्ट आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्या सॉल्ट पेपर वगैरह पढ़ के जाते हो, उनमें फ्लो चार्ट्स नहीं होते। तो आप जो आपको कंटेंट याद है उसी से ही बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ले लो। रिस्क लेना, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थोड़ा सा अपना ये जो टपोरी दिमाग है उसको काम में लेना, मजा आ जाएगा। नंबर्स ऐसे आएंगे कि भाई तुम्हारे जो टॉपर बैचमेट है जिनको बहुत कुछ आता है वो सोचेंगे कि इसके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं। मैंने करके देखा है और आए हैं। मैंने 4 साल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं अलग अलग पेपर पे, तो सबका मुझे इतना तो निचोड़ पता है कि किस तरीके से एग्जामिनर माइंडसेट यूज करता है, कॉपी कैसे चेक होती है। हमारे कॉलेज में जब कॉपी चेक आने होती थी तब मैंने उसको थोड़ा ऑब्जर्व भी किया है कि वो लोग किस माइंडसेट से करते हैं। अपने टीचरों से भी कंसल्ट किया था। सो बहुत ईजी है, बस चीज़ों को सजाना है, ठीक है, सजाना है, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ भाई प्रोफेशनल लिखा है और बंदे को नॉलेज है, ठीक है। सो बाकी देखिए कुछ लोग नॉर्सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ का जो कंटेंट है, वहाँ का नॉलेज है, उसको भी यहाँ यूज कर सकते हो। बाकी पीडीएफ बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, आपको अच्छे नंबर दिला देगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेना। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल में शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले लेना, रिसीव कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दो, क्योंकि काफी कम दिन बचे हैं एग्जाम में। और ये हेल्पफुल वीडियो अगर रहता है तो भाई बता दो लोगों को भी, ताकि वही है, विद्या बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।